शांत हो जाओ। देखो पिछले क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे, मेन हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन की घटना, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या था, लैंगिक जनन में हमारा पूर्व घटना उसका क्या होता है। ठीक, पूर्व घटना में दो कार्य था, क्या क्या था, युग्मक जनन और दूसरा हमारा था युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन हम लोग कंप्लीट पढ़े थे और लास्ट क्लास में हम लोग रिवीजन किए थे युग्मक का स्थानांतरण। चैप्टर सेकंड में युग्मक का स्थानांतरण को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रागन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रागन। प्रागन हम लोग डिटेल से पढ़े थे, प्रागन क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, किसके किसके माध्यम से होता है। ठीक, उसके बाद देखो प्रागन जैसे हमारा हुआ, मतलब हुआ क्या हमारा कि परागकण जो है वो कहाँ पहुंचा, वर्तिकाग्र के पास। अब परागकण वर्तिकाग्र के पास जाने के बाद क्या होता है हमारा, कि अब वो परागकण हमारा उस वर्तिकाग्र यानी उस जिस पौधा पे गया है या जिस पुष्प पे गया है, वो पुष्प उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, ये डिसीजन कौन करता है हमारा, तो वर्तिकाग्र और परागकण के बीच में हमारा संवाद होता है, रसायन संवाद। उसके माध्यम से पता चलता है क्या, कि अगर परागकण जो हमारा है वो उसी जाति का अगर है तो फिर आगे का प्रक्रिया हमारा होता है, अगर उसी जाति का नहीं है तो वो प्रक्रिया आगे का फिर हमारा नहीं होता है। ठीक, देखो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। यहाँ पे होता है क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें होता है हमारा कि पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण और स्त्री केसर का हमारा जो पार्ट होता है उसके बीच में संवाद होता है। हेडिंग लगाइए, पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसको और क्या बोल सकते हैं, पारस्परिक क्रिया। बता देंगे, उसमें बैगिंग एक खाली था और कुछ नहीं था, हो गया था। अच्छा तो छोड़ दीजिए, थोड़ा आगे टॉपिक, मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आप लोगों को एक सीट मिला था, याद है ना, वो सीट को लिखना था कॉपी में, लिख लिए हैं। हाँ तो लिखे हैं, उसके बाद ये टॉपिक है। हाँ, परागन के बाद का ये टॉपिक है। शांत रहो। रुको तो पहले समझा तो ले, हो गया है, हेडिंग लगा। देखो आने के बाद कॉपी किताब बैग में रहता है ना, टीचर आते हैं उसके बाद बैग से कॉपी निकला, फिर पेज पलटा रहा है, उसके बाद हेडिंग लगेगा। अच्छा होली के बाद अब खुल रहा है ना। देखो आगे आ जाओ, तो अब बाद में लिखना। देखो टॉपिक हमारा क्या है, पराग। पराग को पराग कण भी कहते हैं, स्त्री केसर संकर्षण। इंग्लिश में इसे वो क्या कहते हैं, पॉलन पिस्ट। इसके ऊपर में हमारा इस तरह से परागकण आए हैं। देखो ये परागकण इसके ऊपर में आता है, तो होता क्या है कि ये वर्तिकाग्र का भाग और ये परागकण के बीच में क्या होता है,
केमिकल संवाद करने का मतलब क्या कि यहाँ से इस पोर्शन से कुछ रसायन निकलता है, ठीक? और ये रसायन यानी इस केमिकल का ये रिस्पॉन्स करता है। इसका मतलब पौधा क्या समझता है कि ये परागकण जो हमारा है सेम जाति का है, ठीक? अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो जाति सेम नहीं होता है और जब जाति सेम नहीं होता है तो आगे का कोई भी फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि जाति सेम अगर आम का है तो दोनों आम का, परागकण भी आम का है और वर्तिकाग्र भी अगर आम का पौधा का है, अगर दोनों है, तो हमारा दोनों है तो उसके बाद क्या होता है कि इस परागकण में फिर से हमारा आगे चल कर के ये हमारा क्या करता है, तो इसमें होता क्या है कि ये परागकण अंकुरित होता है। परागकण क्या होता है? अंकुरित होता है। ये परागकण हमारा है और ये इसके ऊपर में क्या है? इसका बाह्यचोल है, ठीक? और इसके बाद यहाँ से निकलता है परागनली। क्या बनता है? परागनली। इस बीच में होता क्या-क्या है वो सुनो। जैसे देखो अगर मान लो कि कोई तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आता है और तुम बच्चा था, गेट खोला और तुम रिश्तेदार को नहीं पहचाना, तो क्या करता है तुम? हाँ, गेट बंद कर देते हैं। यही करते हैं सिंपल सा। हाँ, उसके बाद वो फिर से अगर दरवाज़ा खटखटाता है, तो तुम मम्मी को बुलाता है। अच्छा पापा को बुलाता है। ज़्यादातर पापा घर पे नहीं होते हैं ना, तो मम्मी को बुलाया जाता है, ठीक? अब क्या होता है कि मम्मी मान लो पहचान गए, बोल दी हाँ, ये मतलब अपने परिवार है। तुम क्या करता है? मम्मी तो बोल के चले जाते हैं। तुम उसको बुला के लाया, बैठाया, मतलब हमारा परागकण यहाँ बैठा हुआ है, ठीक? बैठाने के बाद क्या पूछता है सबसे पहले? अच्छा पैर-वूर छूता है ना? अच्छा चलो, उसके बाद पानी पूछता है ना सबसे पहले, ठीक? पानी, तो यहाँ होता वही है, होता क्या है कि ये वर्तिकाग्र जो हमारा है, वो परागकण को क्या देता है? वाटर देता है। वाटर देने के बाद क्या होता है? उसके साथ ही साथ शुगर देता है और खाना में मिठाई वगैरह पूछता है ना फर्स्ट टाइम में, ठीक? तो वही हमारा क्या होता है कि पानी और शुगर दोनों दिया जाता है, ठीक? उसके कारण से क्या होता है, खा कर के ये फूल जाता है, मतलब हमारा स्वेल कर जाता है और स्वेल करने के बाद क्या होता है? अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद बनता क्या है हमारा? परागनली। आपको बताया गया था परागकण का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता था, तो परागनली कौन बनाने का काम करता था? अंतः जनन छिद्र से बनता था, बना कौन रहा था? अंतःचोल से बनता था, ठीक? इसके जस्ट हम लोग क्या बताए थे कि परागकण का जो परिवर्धन होता था, वो कितना चरण में कंप्लीट होता था? 2 चरण में कंप्लीट होता था। कितना चरण में? 2। अगर ये पहला परागकण है तो इसमें कोशिका का संख्या 1 और केंद्रक का संख्या भी 1। फिर हमारा क्या होता था कि परिवर्धन का फर्स्ट चरण जब कंप्लीट होता था, तो इसमें हमारा क्या बनता था? 2 कोशिका बनता था। एक हमारा कायिक कोशिका, दूसरा हमारा जनन कोशिका। जनन कोशिका छोटा होता था। और देखो किसी-किसी पौधा में हमारा फर्स्ट चरण बस परिवर्धन का कंप्लीट करता है, तो ही आ जाता है हमारा कहाँ? ये वर्तिकाग्र के पास। किसी-किसी परागकण में या किसी-किसी पौधा के परागकण में हमारा क्या होता है कि दोनों चरण कंप्लीट करता है, उसके बाद आता है। जब दोनों चरण कंप्लीट करता है तो भी आता है, ठीक? लेकिन ज़्यादातर किसमें आता है हमारा? 2 कोशिकीय संरचना रहता है तब। और जैसे इस संरचना में यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे होता है सेकंड, जो ये हमारा सेकंड चरण कंप्लीट होता है, वो कहाँ होता है? इसके ऊपर में ही होता है, ठीक? और यहाँ से टोटल कोशिका कितना बनता है? 3। इसमें होता क्या है कि 2 केंद्रक जो हमारा नर युग्मक है, वो आगे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा ये कोशिका है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये परागनलिका क्या होता है? आगे बढ़ते जाता है। और ये हमारा क्या होता है कि परागनलिका को जाना कहाँ है? तो इसके अंदर में है हमारा कौन? 2 नर युग्मक और 2 नर युग्मक हमारा जो होता है, वो नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करेगा जा कर के, ठीक? इस तरह से हमारा क्या होता है, ये और धीरे-धीरे परागनलिका आगे बढ़ते जाएगा, ठीक? और फाइनली इस जो हमारा ये जाना है इसको कहाँ? तो मादा युग्मक के पास। और मादा युग्मक कहाँ पाया जाता है? मादा युग्मक कहाँ मिलता है याद है? अंडाशय के अंडाशय के अंदर बीजांड में। कहाँ? अंडाशय के अंदर बीजांड में। बीजांड में भी कहाँ? भ्रूण कोश में मिलता है, ठीक? देखो, तो ये संरचना कुछ इस तरह से हमारा होता है। इस तरह से जुड़ा रहता है। यहाँ पे क्या है ये? मादा युग्मक है, यानी कि अंड कोशिका है। ये दोनों क्या है? सहायक कोशिका है। इसके अपोजिट में कितना कोशिका होता है? 3 कोशिका होता है। बीच में क्या है हमारा? 2 केंद्रक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, ठीक? ये संरचना हमारा है और ये संरचना जो हमारा है वो बन रहा है क्या? यहाँ से हमारा आ रहा है कौन? तो ये परागनली और परागनली धीरे-धीरे बढ़ता है
और यहाँ तक आता है, पहले इस पोर्शन तक आता है। और यहाँ से क्या होता है हमारा कि इसके अंदर जाने का जो रास्ता है, वो एक तो डायरेक्ट यहाँ से एंट्री कर सकता है, एक यहाँ से भी एंट्री कर सकता है, यहाँ से एंट्री कर सकता है और यहाँ से एंट्री करता है। और ज़्यादातर केस में क्या होता है, एंट्री कहाँ से करता है? बिजान द्वार के साइड से। तो वैसा जब एंट्री प्रागनली बिजान द्वार से करता है, तो उसको बोलते हैं बिजान द्वारीय प्रवेश। क्या कहते हैं? बिजान द्वारीय प्रवेश। इस पोर्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं? निभाग। तो अगर यहाँ से एंट्री किया तो क्या बोलेंगे हम लोग? निभागीय प्रवेश, ठीक? अगर ये बीच से यहाँ से करे चाहे यहाँ से करे, तो हम लोग नाम क्या देते हैं उसको? उसको बोलते हैं मध्य प्रवेश। प्रदेश नहीं, मध्य प्रवेश, ठीक? तो हाँ, तो एंट्री कौन कर रहा है? प्रागनली। प्रागनली एंट्री के पोजीशन के आधार पे हम लोग नाम कितना देते हैं? देखो, यहाँ से हो क्या रहा है कि यहाँ हमारा प्रागकण है। ये हमारा क्या है? प्रागकण है। और ये प्रागकण अंकुरित होकर के हमारा क्या हो रहा है? इस तरह से प्राग नली बन रहा है, ठीक? और यहाँ पे हमारा आगे वाला पोर्शन पे क्या है? 2 नर युग्मक है, ठीक? और ये धीरे-धीरे हमारा आगे आता है और ये आता है हमारा पहले यहाँ तक। यहाँ हमारा 2 नर युग्मक है। इसमें अब क्या होता है कि एंट्री करने का 3 पोजीशन, एक तो यहाँ से एंट्री कर जाए, एक हमारा यहाँ से आए और यहाँ से एंट्री करे, इस तरह से हमारा, या एक आए यहाँ से और यहाँ से एंट्री करे। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि सहायक कोशिका के पास हमारा हरा कलर का इस तरह से संरचना मिलता है। उसका नाम क्या था? फिलीफॉर्म अपरेटस, हिंदी में तंतुमय समुच्च, है ना? तंतुमय समुच्च का क्या कार्य होता है? तो वो क्या करता है कि पराग नली को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक? और पराग नली जब इसके तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ से होता है क्या कि दोनों परागकण जो हमारा है, वो पराग नली यहाँ से एंट्री किया और यहाँ जाकर के ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ दोनों नर युग्मक को छोड़ दिया गया, ठीक? और पराग नली क्या हो जाता है फिर हमारा? यहाँ पे ये पराग नली नष्ट हो जाता है। और पराग नली नष्ट होने के बाद क्या होगा कि ये पराग नली नष्ट हो गया और दोनों नर युग्मक कहाँ चला गया हमारा? सहायक कोशिका के पास। और जैसे ही दोनों नर युग्मक सहायक कोशिका के पास जाता है, वहाँ पे सहायक कोशिका उस युग्मक का कोई काम नहीं होता है। उसके कारण से ये सहायक कोशिका भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि ये एक कोशिका जो सहायक कोशिका था, वो जाता है हमारा मादा युग्मक के साथ और दूसरा कोशिका जाता है कहाँ हमारा? अब 2 ध्रुवीय केंद्रक, जैसे ही ये सब कार्यक्रम हो रहा होता है, उस टाइम 2 ध्रुवीय केंद्रक दोनों आपस में संलयित हो जाता है और एक केंद्रक बना लेता है, जिसको द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, ठीक? और यहाँ पे होता क्या है कि एक एक नर युग्मक गया किसके साथ? नर युग्मक गया मादा युग्मक के साथ और दूसरा किसके साथ गया? दो ध्रुवीय केंद्रक जो था वो बदल गया द्वितीय केंद्रक में और उसके साथ गया, ठीक? तो इसका जो हमारा पोलैरिटी था वो तो कितना हो जाएगा? 2n, क्योंकि n प्लस n पहले मिल गया है और ये एक नर युग्मक है, तो हमारा कितना हो गया? 3n। और ये सब मिल जाता है और एक केंद्रक का निर्माण करता है और इस केंद्रक को बोलते हैं PEN। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। और ये दोनों हमारा मिल जाता है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, तो ये निर्माण करता है किसका निर्माण करता है? युग्मनज का, ठीक? और ये सारे कोशिका बनने के बाद ये सब जो ये एंटीपोडल सेल है, ये सब नष्ट हो जाता है। ये भी क्या हो गया हमारा? नष्ट हो जाता है। बस इस भ्रूण कोश में बचता कौन है? एक PEN बचता है, एक हमारा युग्मनज बनता है। और ये आगे चल करके ये निर्माण करता है किसका? भ्रूणपोष का। किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का। और ये आगे चल के किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। किसका निर्माण किया? भ्रूण का। PEN मतलब हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि परागकण वर्तिकाग्र तक आया और यहाँ से लेके यहाँ तक आने के प्रक्रिया को मिला के क्या कहते हैं? पराग स्त्री केसर संकर्षण। और इसके अंदर जो हम लोग मिलाएं उसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन में यही होता है, क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, तो क्या हुआ हमारा? निषेचन। जबकि यहाँ पे देखिए दूसरा नर युग्मक हमारे किसके साथ मिल रहा है? द्वितीय केंद्रक के साथ। तो यहाँ निषेचन जैसा प्रक्रिया कितना बार हो रहा है? 2 बार। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं?
दोहरा निषेचन कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। दोहरा निषेचन में क्या हो रहा है कि एक बार जो निषेचन का प्रक्रिया हो रहा है, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ करता है, उसको कहते हैं हम लोग संलयन, ठीक? और दूसरा क्या हो रहा है कि द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक के साथ कर रहा है, उसको कहते हैं त्रिसंलयन। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2n प्लस n मिल रहा है, तो टोटल n का संख्या कितना हो गया? 3, इसलिए उसको त्रि और तीनों मिल रहा है तो क्या बोल दिया उसको? त्रिसंलयन। तो दोहरा निषेचन के अंतर्गत कितना कार्य हो रहा है? 2 कार्य। कौन कौन? एक तो हमारा सत्य निषेचन जिसको बोल सकते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक मिला, और दूसरा क्या हो रहा है? त्रिसंलयन, ठीक? तो ये पूरा प्रक्रिया निषेचन से पहले तक का प्रक्रिया को हम लोग मिला के कहते हैं क्या? प्राग स्त्रीकेसर संकर्षण। देखो एनसीईआरटी को लिखा है क्या? किसके माध्यम से क्या बोल रहा है? हाँ, ये डिपेंड करता है किस जाति का पुष्प है वो, ठीक? देखो कहता क्या है कि पराग बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है। यानी परागन अगर हमारा हो रहा है तो ये सुनिश्चित नहीं कराता है कि आम का पौधा का परागकण है तो वो आम के पास ही जाए, हो सके वो किसी और पौधा के पास चला जाए, ठीक? तो ये सुनिश्चित नहीं करवाता है। कहता ठीक उसी प्रजाति का सुयोग पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचता है कि नहीं, ये हमारा कंफर्म नहीं करता है। कहता प्रायः गलत प्रकार के पराग उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं जिसमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप के भी हो सकते हैं। यदि वह स्वपरागन के अयोग है, अगर वो हमारा स्वपरागन नहीं कर रहा है या उस तरह का स्वपरागन उसमें नहीं होता है, तो उसी पौधा का परागन अगर आ भी जाएगा तो उसमें आगे का निषेचन जैसा प्रक्रिया नहीं होगा। कहता स्त्री केसर में यह क्षमता होता है कि वह पराग को पहचान सके। यानी कि हमारा स्त्री केसर का जो भाग होता है इसमें इतना कैपेसिटी होता है कि वो अपना जाति का परागकण को पहचान कर सके, ठीक? कहता उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग या फिर गलत प्रकार का परागकण है, ये पहचान लेता है। कौन? हमारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाला भाग, ठीक? कहता यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे क्या करता है? स्वीकार कर लेता है, और तथा अगर पराग हमारा फिर आगे पराग पक्ष घटना के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। यानी अगर ये परागकण जो आया वो सेम जाति का है तो इसको क्या करता है? आगे का जो कार्यक्रम होगा यानी यहाँ से क्या निकलेगा? परागनली, वो उसके लिए भी क्या करता है? उसको प्रेरित करता है, ठीक? प्रेरित कैसे करता है? तो ये इसको पहले हमारा क्या देता है? H2O, साथ में कौन किसको देता है? शुगर को देता है, जिसके कारण क्या होता है? प्राग नली का अंकुरन करता है और निका बनता है वहां से क्या? प्राग नली बनता है, ठीक? कहता है उसके कि निषेचन की ओर आगे बढ़ता है। यदि पराग क्या है हमारा? गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पराग अंकुरन या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि को रोक दिया जाता है। अगर यही परागकण दूसरे जाति का है तो ये हमारे यहाँ से पराग नली बनेगा नहीं, और पराग नली नहीं बनेगा तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास नहीं जाएगा, ठीक? कहता है रोक दिया जाता है। देखो कहता है फिर कि रोक करके पराग को अस्वीकार कर देता है। एक केसर के द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होता है। जो पराग कण एवं स्त्री केसर के बीच क्या होता है? किसकी घटना होता है? हमारा रासायनिक घटना, यानी कि केमिकल के माध्यम बात होता है, ठीक? फिर कहता है अभी हाल में ही कुछ वनस्पतिक वैज्ञानिक जो होते हैं, यानी मतलब कि जो हमारा बोटनिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते क्या है कि स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना जाता है। ये मतलब बहुत नया रिसर्च माना जाता है कि स्त्री केसर में इतना कैपेसिटी होता है। ये बहुत नया रिसर्च है। वो मतलब कि अब बताया गया है कि ऐसा होता है कि आम का परागकण है तो वर्तिकाग्र उसको पहचानता है कि वो हमारा खुद का जाति का है, ठीक? कहता है तथा उनके बीच संकर्षण यानी पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत या अस्वीकृत का अनुपालन से जाना जाता है, ठीक? कहता है जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सुयोग परागन के अनुपालन में परागकण और वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से क्या निकलता है? हमारा पराग नली निकलता है, ठीक? जनन छिद्र याद है? यानी वैसा स्थान जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का लेयर नहीं पाया जाता है, ठीक? उसको क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। और जनन छिद्र से क्या बनता है? हमारा प्राग नली बनता है।
फिर देखो तो वही पराग नली उत्पन्न वहां से होता है और पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के उत्तक के माध्यम से वृद्धि करता है और कहाँ तक जाता है, अंडाशय तक पहुंचता है। फिर आगे आपको कहता है क्या कि पादप में परागकण में कितना कोशिका होता है, दो कोशिका की स्थिति में अगर आता है, वो दो कोशिका का स्थिति कौन होता है, एक कोशिका जो होता है हमारा कायिक कोशिका और दूसरा कोशिका कौन होता है, जनन कोशिका। तो ये इस कंडीशन में अगर परागकण आता है तो हमारा यहाँ पे दूसरा दूसरा परिवर्धन का चरण होता है। परिवर्धन का सेकंड चरण हमारा कहाँ आके कंप्लीट होता है, तो जब वर्तिकाग्र पर आ जाता है। ठीक, कहता है इस प्रकार के पादप में जनन कोशिका फिर से क्या करता है, विभाजित होता है और वर्तिकाग्र में प्राग नलिका के वृद्धि के दौरान इसमें कितना नरयुग्मक होता है, दो नरयुग्मक का रचना करता है। जिन पादपों में परागकण कितना कोश की स्थिति में आता है, तीन कोश की स्थिति में आता है, वहां सीधा क्या बनना शुरू हो जाता है, पराग नली और उसके अंदर में हमारा कितना नरयुग्मक जाता है, दो नरयुग्मक जाता है। तो दोनों कंडीशन होता है कि दो कोशिकीय अवस्था में भी परागकण आ सकता है और तीन कोशिकीय अवस्था में भी परागकण आ सकता है। ठीक, अगर तीन कोशिकीय अवस्था में आया है तब क्या होगा, हमारा सीधा पराग नली का निर्माण होना शुरू होगा। अगर दो कोशिकीय अवस्था में आया है तो पहले क्या होगा कि इसका हमारा विभाजन होगा और ये हमारा जो जनन कोशिका है उससे कितना नरयुग्मक बनेगा, दो नरयुग्मक। यहाँ पे पहले क्या हो रहा है कि पहले से ही बन करके आया है। ठीक, कहता है प्राग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में क्या करता है, प्रवेश करता है। सबसे ज्यादा कंडीशन हमारा यही होता है कि बीजांड द्वार के साइड से प्रवेश करे। ठीक, क्योंकि जाना उसको देखो एंट्री कहीं से करे, जाएगा सहायक कोशिका के पास में ही। ठीक, और देखो फिर कहता है क्या कि तत्पश्चात तंतुमय समुच्च, तंतुमय समुच्च किसके पास होता है, सहायक कोशिका के पास। तंतुमय समुच्च के माध्यम से एक सहायक कोशिका में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन से यह पता चला है हमारा कि सहायक कोशिका के बीजांड द्वारीय हिस्से पर उपस्थित होना तंतुमय समुच्च पराग नलिका को प्रवेश को क्या करता है, दिशा निर्देश देता है। यानी यहाँ पे जो हमारा तंतुमय समुच्च पाया जाता है इसके साथ, ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक, यानी ये डायरेक्शन दिखाता है। अगर यहाँ से भी एंट्री किया है तो ये हमारा एंट्री फिर लास्ट में आके कहाँ से करेगा, यहाँ से ही करेगा, क्योंकि ये इसको जो हमारा है ये तंतु रूप समुच्च ये इसको अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक, कहता है वर्तिकाग्र पे प्राग अवस्थित होने से लेकर के बीजांड में प्राग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटना को हम लोग नाम क्या देते हैं, प्राग स्तरीकर संकर्षण। ठीक, यानी हमारा एंट्री देखो यहाँ से आपको एनसीईआरटी दिखाया है, ये हमारा क्या है, ये एक्चुअल डायग्राम दिया है इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे बहुत सारा परागकण अगर हमारा आ जाता है, ठीक, तो अंकुरित सब होता है यहाँ पे। ठीक, अंकुरित होने के बाद जो पहले हमारा गया वो निषेचन में भाग लेगा और जैसे ये यहाँ एंट्री कर जाता है तो यहाँ निषेचन होने के बाद ये ऊपर का जो पोर्शन है हमारा वर्तिकाग्र वर्तिका ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, बस बचता कौन है, ये अंडाशय वाला भाग बचता है और इसके अंदर ये क्या है, हमारा बीजांड वाला भाग है। अंडाशय आगे चल करके क्या बनाता है, निषेचन के बाद फल बनाता है और बीजांड आगे चल करके क्या बनाता है, निषेचन के बाद बीज बनाता है। बाकी जितना भी पुष्प का हमारा संरचना था, बाह्य दल पुंज वर्तिकाग्र वर्तिका फिर पुंकेसर, वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे सुवेल करके हमारा किसका रूप ले लेता है, फल का रूप लेता है। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये पराग नली हमारा आ रहा है और ये देखो एंट्री कहाँ से किया है, यहाँ पे बीजांड द्वार के साइड से किया है और बीजांड द्वार से जा करके क्या किया कि सहायक कोशिका के पास में हमारा दो नरयुग्मक को छोड़ दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है वो सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रखे हैं पहले। ठीक, यहाँ देखो यहाँ के बाद आपको ये डायग्राम दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे जो कोशिका आ रहा है हमारा, तो कहीं कहीं पे कायिक कोशिका साथ में आ जाता है, कहीं कहीं पे कायिक कोशिका नष्ट हो जाता है। यहाँ पे दो नरयुग्मक आया, ये हमारा क्या है, तंतु रूप समुच्च है। ये हमारा किस कोशिका में है, सहायक कोशिका में। दोनों यहाँ पे क्या किया, एंट्री कर गया। दोनों यहाँ आने के जस्ट बाद ये कोशिका क्या हो जाता है, हमारा नष्ट हो जाता है और एक केंद्रक किसके साथ चला जाता है, देखो यहाँ पे दिखाया है, ये कोशिका क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये दोनों कौन है, हमारा नर युग्मक और एक नर युग्मक किसके साथ चला गया, हमारा ये हमारा है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक के साथ गया, दूसरा किसके साथ जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक के साथ।
ये ध्रुवीय केंद्रक के साथ एक नर युग्मक अगर निषेचन करेगा क्या बनाएगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये अगर हमारा मादा युग्मक के साथ निषेचन करता है तो क्या बनाएगा? हमारा युग्मनज बनाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया यहाँ ये अगर निषेचन का प्रक्रिया हो गया, इसलिए 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक? अगर एक बार हमारा होता है नॉर्मल केस में हमारा, तो इसलिए उसको सिर्फ क्या कहते हैं? निषेचन। तो हेडिंग लगाए हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण, उसमें लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। लिखिए, वर्तिकाग्र पर ना उसके बाद का प्रक्रिया है द्विनिषेचन। लिखिए, वर्तिकाग्र पर पराग कण के आने से लेकर के वर्तिकाग्र पर पराग कण के आने से लेकर के वर्तिकाग्र पर पराग कण के आने से लेकर के बीजांड में फिर से वर्तिकाग्र पर पराग कण आने से लेकर के बीजांड में पराग नलिका बीजांड में पराग नलिका के बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश होने तक के बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश होने तक के होने तक के सभी घटनाओं को होने तक के सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। बना लीजिए। पहले ये स्टेप बनाइए, ये फर्स्ट स्टेप में इसको अगर छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, लास्ट का देखो आप पढ़ा तो क्या बनाओ, कौन सा लिखना इसमें कुछ नहीं है, फिगर बनाइए, लिखवा दिए हैं परिभाषा आपको। क्या वो सब एनसीईआरटी नहीं दिया है बाबू, वो होता है दिया नहीं है, रेफरेंस किताब पढ़िएगा वहां दिया है। नहीं, पहले का एनसीईआरटी में था, अब का एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, और आगे आने वाला एनसीईआरटी में तो पता ही है और हटा दिया गया है। तुम्हारा हाँ, तुम्हारे बाद जो अगले सेशन में बच्चा पढ़ेगा वही सोच में आएगा एक लिंगी क्या होता है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट हट गया है। द्विलिंगी क्या होता है, अगुणित क्या है, द्विगुणित क्या है, उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक बताया ना जाए। हाँ, यही तो दिक्कत है ना, कि स्टूडेंट को लग रहा है किताब में पेज कम किया गया है, लेकिन टीचर को प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि उसको वो ही चीजें बताया जाने पड़ेगा जो नहीं है पढ़ना, नहीं तो आगे का टॉपिक समझ नहीं आएगा। नहीं चल रहा है, शांत रहो, शांत रहो, नहीं तो अब पिटाई में कोई कमी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी चैप्टर सेकंड एंड होने वाला है, पता है ना। हाँ, तो पेज नहीं पढ़ते एनसीईआरटी, 2 से 3 क्लास में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। किस अब ये तो पंकज सर बताएंगे ना।
ये हम नहीं बता पाएँगे इसको लेकर। हाँ, तो ईमानदारी के साथ पढ़ो, आ जाएगा। शांत हो जाओ। देखो, 400 नंबर लाने का मूल मंत्र बस इतना है कि हिंदी और इंग्लिश में ना 90 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। हाँ, तो बोलो, ये बात बोलो सर को कि हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी करने। इ क्योंकि देखो, हिंदी और इंग्लिश में अगर नंबर डाउन हुआ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 को मिलके क्या कर लेगा? 300 कहाँ से? अगर तुम्हारे हाथ में 210 ही नंबर है ना। हाँ, 30-30 नंबर तो कॉलेज के हाथ में है। यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं लिखिएगा, बस आप यहाँ तक लाके बना के छोड़ दीजिएगा। दिख नहीं रहा है ना? अच्छा है, लिखना भी नहीं है। हाँ, बस ये बनाओ कि तुम्हारा बोर्ड का पैटर्न तुम लोग का टाइम चेंज ना हो। जैसे चलते आ रहा है वैसे चलते रहे। अगर बोर्ड का पैटर्न चेंज होता है तो एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन हटाएगा, कम क्वेश्चन करेगा और बनाना ज्यादा होगा। जैसे अभी क्या है कि 20 को अगर पूछता है 2 नंबर में, तो 10 ही क्वेश्चन बनाना होता है। अगर कितना भी, अगर बस पढ़े हैं ईमानदारी से, न भी पढ़े हैं, तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक। आगे चल कर के अगर पैटर्न चेंज होगा तो 20 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन दिया, 10 बनाना अगर है, तब फिर एक नहीं आता है तो 2 नंबर कटेगा। हाँ, संभाल लेगा ना। हाँ, बायोलॉजी तो संभल ही जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी संभाल लीजिए। क्योंकि फिजिक्स का रिजल्ट देख रहे थे, हम ही कॉपी चेक किए हैं। पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का था, जिसमें 10, 12, 14, 2 नंबर, 1 नंबर, मतलब 24-23 किसी को दर्शन नहीं है। और सब्जेक्टिव में तो खैर कहना ही नहीं है, फिजिक्स छोड़ के सब कुछ लिखे हैं। ठीक। हो गया, आगे बढ़े। बायोलॉजी में तो फिर भी अच्छा नंबर ले आता है तुम लोग। और केमिस्ट्री का तो अभी रिजल्ट ही, टेस्ट ही नहीं हुआ है ना। अभी तो केमिस्ट्री में बेसिक ही चल रहा होगा ना, नोमेनक्लेचर। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना। नोमेनक्लेचर टफ लग रहा है तो फिर समझो तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री टफ लगने वाला है, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर है नोमेनक्लेचर। वो 11th का चैप्टर था, नहीं पढ़ाए थे तुमको सर? सर। हो गया, आगे बढ़े। हो जाएगा तो हेडिंग लगाना। अच्छा। ये लिख लीजिए जिनका हो गया है। अब 2-3 जगह नहीं कराना चाहते हैं तो एक जगह ही कराइएगा, यहाँ लास्ट में। अगर जिनको तकलीफ है कि 2-3 जगह प्रवेश हमसे नहीं हो रहा है, वो बस बिजान द्वार के साइड से करवा दीजिए। देखो, इसका कभी इंग्लिश में भी नाम लिख के देता है, इसको कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी।
और हिंदी में लिख देगा पोरोगैमी, इस तरह से पोरोगैमी। ठीक? दूसरा को बोलते हैं चलेजोगैमी। और तीसरा हमारा है मीजोगैमी। अब इसका परिभाषा तो समझ ही लोगे क्या कहना चाहता है ना? कि प्राग नली अगर बीजांड द्वार से प्रवेश कर रहा है तो उसको बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। हाँ, निभाग की तरफ से कर रहा है तो निभागीय। आपको लिख लीजिए, बाद में ये बोल रहे हैं, परिभाषा घर से लिख के लाना है। लिख लेगा ना? हाँ, तीनों का। बाहर एक बार और जाएगा तो लिखा जाएगा। अच्छा। खैनी खाने वाला ना, मतलब कि अपने आप को कंपेयर करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, क्योंकि खैनी वो भी खाते थे। वो उनका पॉजिटिव क्वालिटी लेना छोड़ देते हैं, वो दोनों हाथ से लिखते भी थे, पता है ना? हाँ, तो खैनी खाने वाला अगर ये कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं तो फिर अच्छा है। दोनों हाथ से एक टाइम पे लिखते थे। हाँ, अलग-अलग क्वेश्चन लिखते थे। हाँ। हो गया? अभी जानकारी नहीं है। पोरोगैमी, और वो भी अपना स्कूली शिक्षा पटना के ही स्कूल से किए थे। टीके घोष स्कूल है अशोक राजपथ में। नहीं, उसका उसका क्वालिटी ना पहले से और घट गया है स्कूल का। जबकि जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो हमारा वहाँ पढ़े हैं, फिर भी उस स्कूल का अभी का कंडीशन बहुत खराब है। दूसरा प्रदेश में होता तो वो चमक रहा होता। बिहार में इसीलिए नहीं चमका। स्कूल को। अ, देखो ये बातें पटना में आप लोग हर जगह घूमे होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कभी कोई गए हैं? नहीं, नहीं गए हैं। बहुत रेयर केस में कोई बच्चा गया होगा। कहाँ पे है देखो, ये भी पूछ रहा है। ठीक? बास घाट के पास है। बास घाट गांधी मैदान है ना, गांधी मैदान से थोड़ा सा आगे गोल घर के पास में। ठीक? जबकि अगर यही समाधि स्थल दिल्ली में होता तो लोग देखने आते जाते हैं। बिहार में था इसीलिए। यहाँ क्या है ना कि देखो, चीजें इतिहास से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं बिहार वाले लोग, क्योंकि जबकि बिहार का इतिहास बहुत बढ़िया है। ठीक, हो गया, आगे बढ़े। देखो, परिभाषा लिखना है तो क्या लिखिएगा? बीजांड द्वार से अगर प्रवेश कर रहा है, कौन प्रवेश करेगा? हाँ, तो अगर प्राग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? बीजांड द्वारीय प्रवेश। निभाग से करेगा तो क्या बोलेंगे? निभागीय प्रवेश। और मध्य से करेगा तो मध्य प्रदेश। ठीक? हाँ, तो मध्य प्रवेश याद रखना है। ठीक? तो आज इतना ही, बाकी कल हम लोग देखते हैं। कल देखना होगा दोहरा निषेचन, इसको लिख लीजिएगा। बस 2 से 3 क्लास।